चलिए बात करते हैं एक ऐसे दशक की जिसने 40 साल से चले आ रहे एक छत्र राजनीतिक राज को तोड़कर रख दिया। एक ऐसा दशक जिसने समाज को अंदर तक बदल दिया और भारत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जी हां, वो था 1990 का दशक। ये सिर्फ एक दौर नहीं था, ये भारतीय राजनीति में आया एक जबरदस्त तूफान था। तो आइए इस उथल-पुथल भरे दौर को जरा करीब से समझते हैं। जरा इस कार्टून को देखिए। ये उस दौर की पूरी कहानी बस एक तस्वीर में बता देता है। भारतीय राजनीति एक ऐसी रोलर कोस्टर पर सवार थी जिसका कोई कंट्रोल नहीं था और देश के बड़े बड़े नेता बस किसी तरह इस पर टिके रहने की जद्दोजहद कर रहे थे। और नीचे देखिए, कीमतें, आरक्षण, सांप्रदायिकता की जो आग जल रही थी, असल में यही वो मुद्दे थे जो उस दौर के सामाजिक मंथन को हवा दे रहे थे। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के एक छत्रराज का किला ढह गया, फिर मंडल आयोग ने कैसे समाज में एक भूचाल ला दिया, और फिर कैसे मंदिर और बाजार की नई ताकतों ने गठबंधन की एक नई राजनीति को जन्म दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े बदलाव से। दशकों तक भारतीय राजनीति का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक ने इस समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटों की जबरदस्त जीत मिली थी, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1989 आते आते ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर सिर्फ 197 पर आ गया। कहाँ 415 और कहाँ 197, मतलब आधे से भी कम। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक पूरे राजनीतिक युग के खत्म होने का ऐलान था। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स इसे कांग्रेस सिस्टम कहते थे। एक ऐसा सिस्टम जहां कांग्रेस ही सेंटर में थी, सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता था। और जब 1989 में ये सिस्टम टूटा तो राष्ट्रीय राजनीति में खालीपन, एक वैक्यूम सा आ गया। और इस खालीपन को भरने के लिए जो ताकतें आगे आईं वो थीं जाति, धर्म और बाजार की राजनीति। और उस राजनीतिक खालीपन में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा गूंजा, उसने तो मानो पूरे भारतीय समाज को बीच से ही बांट दिया। ये मुद्दा था आरक्षण का, और इसका नाम था मंडल आयोग। देखिए, मंडल आयोग का गठन तो पहले हो चुका था, लेकिन 1990 में वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार ने इसकी एक सिफारिश लागू कर दी, और वो सिफारिश थी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। बस वहीं से भूचाल आ गया। और उस पूरे भूचाल के केंद्र में था ये नंबर 27%। केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण। इस एक फैसले का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सरकार का यह फैसला था कि मानो एक चिंगारी लग गई। पूरे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त मंडल विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कें जैसे आग उगल रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो समाज जाति की गहरी खाइयों में बट गया हो। और ये टकराव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये देखिए अखबार की हेडलाइन, देश भर में बंद का ऐलान। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर थम से गए थे। बसें जलाई जा रही थीं, ट्रेनें रोकी जा रही थीं। मंडल की बहस ने पूरे देश को अपनी आग में लपेट लिया था। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 1992 में मशहूर इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने इस आरक्षण को सही ठहराया। लेकिन इसका असली असर तो सड़कों पर और राजनीति में दिखा। इस पूरे विवाद ने ओबीसीज को एक मजबूत राजनीतिक पहचान दे दी, एक ऐसी पहचान जो हमेशा के लिए भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ मंडल ही नहीं था। ठीक उसी समय दो और बड़ी ताकतें थीं जो भारत को एक नई दिशा दे रही थीं। एक तरफ था मंदिर यानी धर्म की राजनीति, और दूसरी तरफ था बाजार यानी एक खुली अर्थव्यवस्था। तो समझिए, 90 के दशक में ये दो बड़ी लहरें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ मंदिर की राजनीति जोर पकड़ रही थी जो धार्मिक पहचान को एकजुट कर रही थी, और दूसरी तरफ बाजार के सुधार भारत की इकोनॉमी का चेहरा बदल रहे थे। और इसी माहौल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। हिंदुत्व यानी एक ऐसी विचारधारा जो धर्म और राष्ट्रीय पहचान को जोड़ती है, और इसी के दम पर बीजेपी एक बड़ी नेशनल पावर बनकर उभरी। अब जरा इस कार्टून पर नजर डालिए। ये 1991 के आर्थिक सुधारों की कहानी बताता है। एक तरफ पुरानी खस्ताहाल इकोनॉमी और दूसरी तरफ एक बेहतर भविष्य का वादा, और बीच में है तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, जो एक बहुत ही जोखिम भरा पुल बना रहे हैं। ये भारत की आर्थिक दिशा में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो सोचिए,
एक पार्टी का दबदबा खत्म हो गया। जाति, धर्म, बाजार ये सब नई ताकतें आ गईं। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब सरकार बनाने का तरीका ही बदल गया। अब शुरू हुआ गठबंधन का दौर, समझौतों और मजबूरियों की राजनीति का दौर। और ये नए दौर की सबसे बड़ी हकीकत थी। 1989 के बाद अगले 20 साल से भी ज्यादा तक कोई भी एक पार्टी अकेले लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। मतलब अब दिल्ली का रास्ता कई छोटी बड़ी पार्टियों की गलियों से होकर जाता था। ये कार्टून देखिए, ये शुरुआती गठबंधन सरकारों की हालत को क्या खूब दिखाता है। प्रधानमंत्री वीपी सिंह बीच में हैं एक कठपुतली की तरह, और उनकी डोर किसके हाथ में है? दो एकदम अलग अलग विचारधाराओं के हाथ में। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ लेफ्ट। और कमाल की बात ये कि ये दोनों पार्टियां सरकार में शामिल भी नहीं थीं, बस बाहर से सपोर्ट कर रही थीं। सोचिए कितनी नाजुक हालत रही होगी। और ये वाला कार्टून तो मतलब कमाल है। ये राजनीति में आए जबरदस्त बदलाव को एक नज़र में दिखा देता है। बाईं तरफ देखिए 1971 का दौर, जब इंदिरा गांधी अकेले ही सबसे ऊपर हैं, पूरी राजनीति पर उनका कंट्रोल है। और अब दाईं तरफ 1999 को देखिए, प्रधानमंत्री अपने गठबंधन के साथियों के एक कांपते हुए ढेर के ऊपर खड़े हैं। कहाँ एक नेता का दबदबा और कहाँ कई नेताओं पर निर्भरता, जमीन आसमान का फर्क। तो इस नए दौर की शक्ल कैसी थी? अब रीजनल पार्टियां बहुत पावरफुल हो गई थीं। दलितों और पिछड़ों की आवाज जैसे कि बीएसपी अब नेशनल लेवल पर सुनी जाने लगी। सरकारें अब हुक्म से नहीं बल्कि नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज से चलती थीं। और हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी सरकारों का गिरना बनना एक आम बात हो गई थी। तो इन सब टकरावों, इन सब तूफानों के बाद 1990 के दशक ने आखिर हमें विरासत में क्या छोड़ा? चलिए इसका एक सार देखते हैं। उस दशक की जो उथल-पुथल थी ना, उससे राजनीति के कुछ नए नियम बने, जिन पर धीरे-धीरे लगभग सब सहमत हो गए। पहला कि अब देश में एक पार्टी का नहीं बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम चलेगा। दूसरा, सोशल जस्टिस यानी पिछड़े वर्गों का हक अब राजनीति के सेंटर में रहेगा। तीसरा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज अब चलती रहेंगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। और चौथा, सेक्युलरिज्म पर बहस पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो जाएगी। सच कहें तो आज भी हमारी राजनीति इसी नींव पर खड़ी है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो गठबंधन की राजनीति है, ये भारत जैसे डाइवर्स